चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? चलो बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। बच्चों बेसिकली आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है ना। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज उसका हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना जाएं, आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी विद दीपू सर में स्वागत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा देखते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलिए बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन को पढ़ना होता है इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पढ़ना होता है बेसिक बात के बाद नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर, बिना नोमेनक्लेचर जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइसोमेरिज्म, है ना। ये सेकेंड चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले बेटा, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चैप्टर 3 आपको दिखाई दे रहा है, इस चैप्टर के बिना आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म को आप नहीं कंप्लीट कर सकते हो, है ना। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस आएंगे, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये जीओसी जानना ही पड़ेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बाप बोलें तो ये जीओसी है। उसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे, है ना, ये जीओसी। अच्छा, ये अगर हम बात कर लेते हैं जीओसी, अभी इसी का चर्चा हम लोग डिटेल करेंगे। उसके बाद बेटा आता है ना, हाइड्रोकार्बन, है ना। उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। और जैसे ये हाइड्रोकार्बन आएगा बेटा, मतलब हम लोग एंट्री कर चुके हैं कहाँ पर, रिएक्शन मैकेनिज्म में एंट्री कर चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, इसमें एंट्री कर चुके हैं। लग रहा है कितना ही सारा टॉपिक है, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत सारा डिटेल अपन इसके अंदर भी जाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा कुछ ऐसा है। तो बेटा नोमेनक्लेचर और ये आइसोमेरिज्म को अगर हम छोड़ देते हैं, ये दोनों को हम डील नहीं करेंगे, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को हम डील नहीं करेंगे, है ना। हम डायरेक्ट जो डील करने वाले हैं वो क्या होगा, आपका अपना जीओसी होगा, क्योंकि ये जीओसी के लिए ये नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का वेटेज नहीं है। हाँ, नोमेनक्लेचर कहीं कहीं आएगा ही जीओसी में, बट आप नहीं भी पढ़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसी वजह से एक नया सा टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं जीओसी, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जीओसी ही है ना। भाई आखिर इसमें क्या है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर क्या बात है इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जीओसी के अंदर कौन कौन सा ऐसा टॉपिक आता है जो हम लोग डील करेंगे, है ना। हम लोग चर्चा करेंगे भाई कि ये जीओसी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स आते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो जाता है ना। जैसे मान के चलिए अपन बात करते हैं, ये जीओसी में अगर बेसिक बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई अगर रिएक्टेंट है भैया, और अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, अगर रिएक्टेंट से आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो अपन को लगता है भाई रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इतना आसान नहीं है, सोचना तो बहुत ईजी है। तो भाई अगर रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है तो लगता तो है आसान है, लेकिन बेसिकली आसान नहीं है ना। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक बीच का स्टेप आता है ना, एक बीच का पाथ आता है, स्टेज आता है, जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इंटरमीडिएट कहते हैं बेटा।
अब ये भाई इंटरमीडिएट, अब क्या हो गया, ये नया टर्म आ गया इंटरमीडिएट, है ना। तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, तो बीच का एक स्टेप आता है इंटरमीडिएट, और वो कितने तरह के इंटरमीडिएट होते हैं यही तो जीओसी बताएगा, है ना। तो लग नहीं रहा है कि भाई पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शन ही तो पढ़ते हैं, तो रिएक्शन पढ़ने के लिए भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन को इंटरमीडिएट पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा लग रहा होगा चल भाई इंटरमीडिएट आगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, अभी इतना आसान रहता है ना, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके लिए इजी रहता, इतना आसान नहीं है भाई। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इस रिएक्टेंट को साला कुछ देना पड़ता है, ऐसे नहीं बनेगा, ये इतना आसान नहीं है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाना है तो इस रिएक्टेंट को कुछ देना पड़ता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं भाई। अटैकिंग रिएजेंट मतलब क्या है कि इसके रिएक्टेंट के ऊपर हम कोई चीज को अटैक करवाएंगे। अब वो क्या अटैकिंग रिएजेंट होगा, बाप रे बाप, इका है ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा। तो भाई ये अटैकिंग रिएजेंट को हम क्या करवाएंगे, रिएक्टेंट पे हम अटैक करवाएंगे, तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और बीच में क्या आने वाला है, इंटरमीडिएट आने वाला है ना। मतलब हम लोग जानेंगे कि ये भाई ये अटैकिंग रिएजेंट आखिर क्या क्या चीज हो सकता है, और ये इंटरमीडिएट क्या क्या चीज हो सकता है, इसी चीज का डिटेल स्टडी करना है। और अगर ये जानना है तो ये कौन बताएगा, जीओसी बताएगा, है ना। कोई मेरे को ये बताओ कि भाई अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्या हो सकता है भैया। जैसे मान के चल अगर हम बात कर रहे हैं कि H2 और Cl2 अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल ऑफ HCl बन रहा है, तो भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आखिर यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये HCl बना होगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स या यू कैन से दैट कि ये रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं, वो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है दोस्त, है ना। जैसे मान के चलिए कि A और ये B है ना, या आप बोल सकते हैं कि A और या फिर A है, तो ये जो बॉन्ड है ना दोस्त, ये बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है दो एटम के बीच में, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है, फ्यूजन ऑफ बॉन्ड होता है पहला स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ये दो एटम अलग अलग हो जाएंगे, है ना। ये दो एटम क्लीवेज होंगे, दो एटम फ्यूजन हो जाएंगे, ये बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, अब ये जो बॉन्ड का जब क्लीवेज हो रहा होगा, तो भाई कितने तरह का क्लीवेज हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये बॉन्ड जो टूटेगा वो कितने तरह का हो सकता है। तो भाई यहाँ भी हम लोग जानेंगे बॉन्ड फ्यूजन जानेंगे। मतलब सबसे पहला स्टेप होता है क्या दोस्त, बॉन्ड का क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। और ये बॉन्ड फ्यूजन कितने तरह के होते हैं इसका भी चर्चा अपन को करना है ना। अब देखो कितना सीक्वेंस है, इतना आसान, तभी तो बोल रहे हैं ना कि जीओसी के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा लगेगा। भाई नोमेनक्लेचर तो आसान है, दे दिया कार्बन के कंपाउंड को और बोल दिया नामकरण बताओ, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। आइसोमेरिज्म भी तो आसान है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको जीओसी कंप्लीट करना पड़ेगा। जीओसी का स्टार्टिंग जर्नी यही होता है। एक बार हम सीक्वेंस बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, इसके ऊपर कोई अटैक करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, कौन कौन से हैं। और जब रिएक्टेंट में सबसे पहला स्टेप जब अटैक करेगा तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड का फ्यूजन होगा, और ये फ्यूजन कितने तरह के होते हैं उसका भी चर्चा करने वाले हैं। और जब बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है, तो इंटरमीडिएट बनता है। हाँ दोस्तों, एक चीज तो हम बताना भूल ही गए थे, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा होता है ना, ये साला क्या कहते हैं उसको, ये बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता। आई थिंक 10 के पावर -6 सेकंड के लिए इंटरमीडिएट बनता है, सोच ले।
मतलब 1 सेकेंड का भी देखिए आप कितना 10 के पावर -6 इतना कम समय के लिए होता है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये इंटरमीडिएट जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है ना। हमको इंटरमीडिएट से मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे होता है, प्रोडक्ट से मतलब है। लेकिन बीच का राह में अगर आ गया तो क्या तुम वहीं छोड़ दोगे क्या? अरे भाई तुम क्लासरूम आते हो घर से तो बीच में कोई पाथ गुजरना पड़ता है या नहीं गुजरना पड़ता है? बस वही पाथ तो क्या कहलागा, इंटरमीडिएट होता है और वो बहुत कम समय के लिए होता है, वो अनस्टेबल होता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये इंटरमीडिएट आखिर कितने तरह के होते हैं उसका भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, है ना। लेकिन दोस्त इतना सी जानने के पहले एक टॉपिक हम लोग को जानना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। मतलब अपना सीक्वेंस क्या होगा एक बार हम बताते हैं। हाँ, ये स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी जल्दी, हालांकि इसमें कुछ जान प्रान नहीं है ना। तो हम सीक्वेंस बताते हैं कि सीक्वेंस क्या होने वाला। अच्छा, ये जीओसी पूरा एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो पूरा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमांड करना तो ये जीओसी पे आप बने रहेंगे मेरे साथ, है ना। तो हम बता रहे हैं कि सीक्वेंसली कैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। लेक्चर जो होगा हम लोग का कैसे स्टार्ट होगा, है ना। चलिए सबसे पहला अपन हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं उसका हम लोग डिटेल। और बेटा इसमें हम लोग 4 टॉपिक को डील करेंगे, है ना। कुछ इफेक्ट आते हैं जिस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहला हम लोग 4 टॉपिक डिटेल चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम कोवेलेंट बॉन्ड का बात करने वाले हैं। कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं इसी वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है बेटा, वो इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। बाप रे बाप, है ना। अब लग रहा होगा कि भाई ये कैसा कैसा टॉपिक है और कहाँ से आ गया है ना। सेकेंड अपन को पढ़ना है ना, अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। थर्ड अपन को पढ़ना है रेजोनेंस। इसका एक और नाम होता है मेसोमेरिक, है ना। और लास्टली हम लोग को पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन। मतलब कि सबसे पहला टॉपिक अपन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। उसके बाद ये चारों को पढ़ने के बाद फिर आएंगे अपना सेकेंड टॉपिक जो होगा वो दैट इज होगा बॉन्ड फ्यूजन। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला होगा, है ना, बॉन्ड फ्यूजन। और ये बॉन्ड फ्यूजन जब हम लोग करवाएंगे बेटा तो हम लोग 2 तरह का टाइप पढ़ने वाले हैं, है ना। पहला पढ़ेंगे होमोलाइटिक, है ना। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज बोल सकते हो इसको, है ना। और सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं बी नंबर में हेट्रोलाइटिक। नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं, है ना। होमो का मतलब क्या, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या, अलग अलग, ठीक। तो सेकेंड टॉपिक ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट, है ना। इंटरमीडिएट हम लोग करेंगे, मतलब थर्ड टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं, या यू कैन से दैट, है ना, कि थर्ड टॉपिक अपन थर्ड टॉपिक में अपन ले लेते हैं क्या, है ना। आ रहा है वीडियो, इसको मिटा रहे दोस्त, स्क्रीनशॉट तो हुई क्या होगा। चलिए थर्ड टॉपिक में अपन ले लेंगे, है ना, इंटरमीडिएट। और बेटा ये इंटरमीडिएट जो है वो 4 तरह का पढ़ना अपन को, है ना। बेसिकली होते तो है 5-6 भी कभी कोई बुक्स में मिल जाते हैं,
है ना। लेकिन अपन को जो जानना है वो सबसे पहला इंटरमीडिएट जानना है कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन। सेकेंड में जानना है कार्ब एनायन, है ना। थर्ड में जानना है फ्री रेडिकल, है ना। फिर जानना कार्बीन। हालांकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये है ना नाइट्रीन। अच्छा, और लास्ट में पढ़ना बेंजाइन, है ना। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट। लेकिन इस 6 टॉपिक में अपन सिर्फ डिटेल चर्चा करेंगे कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और किसका, फ्री रेडिकल का। ये टॉपिक जो है कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ जेईई मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो कभी कभी आता है। तो हाँ, चर्चा जरूर कर लेंगे, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अपना पहला फोकस होगा कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल क्या होता है ना। ये हो गया आपका टॉपिक। एंड लास्टली अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 5वां नंबर जो टॉपिक आने वाला है, सॉरी, है ना, माफ करना, होता है कभी कभी, ये चौथा है, ये तीसरा है ना। चौथा टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, है ना, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। और बेटा यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट से स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। यहीं से स्टार्ट होने वाला है भाई। ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह का पढ़ना अपन को, है ना। पहला नंबर में इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना है भाई, है ना, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना है। एंड सेकेंड नंबर में अपन को पढ़ना न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है ना, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका हो गया सीक्वेंस। और जैसे हम लोग एंट्री करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में, मतलब यहीं से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जर्नी, है ना। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का सीक्वेंस रहता है भाई, है ना। और ये हालांकि कोई जरूरी नहीं कि पहले इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ाया जाए, ऐसा कोई इशू नहीं है। सब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड फिजन सेकेंड टॉपिक में पढ़ाया जाए। कोई टीचर्स बॉन्ड फिजन पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं। अपना अपना होता है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपन जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। और ये चारों को मिला दो तो कम से कम बेटा 15 दिन का लेक्चर होगा, 10 दिन तो मान के ही चलो, है ना। क्योंकि ये सबके बेसिस पे हम लोग को बहुत अच्छा चीज आना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो ये तो है आपका कुछ इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, है ना। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ और बात। तो पहला कल का लेक्चर जो होगा अपना, वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके वजह से क्या होते हैं, है ना, इसका यूजेस क्या है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट। तब तक जल्दी छाप लें।